गुड आफ्टरनून। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक स्टोरी से। 1960 1 मई एक स्पाई प्लेन U-2 अमेरिका का पेशावर से उड़ा और ये सोवियत यूनियन, उस जमाने में जो पुराना सोवियत यूनियन था उसके ऊपर वो फ्लाई कर रहा था। तो ऑब्वियसली ये सर्वेलियंस स्पाई प्लेन था और पायलट का नाम था फ्रांसिस गैरी पावर्स। इट वाज शॉट डाउन बाय रशिया, बाय यूएसएसआर। और उसके बाद क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंसेस में क्या होता है कि जस्ट बाद एक्चुअली एक समिट मीटिंग होने वाली थी यूएसए के प्रेसिडेंट और यूएसएसआर के प्रेसिडेंट के बीच में। वो समिट मीटिंग पेरिस में होनी थी और फिर वो कैंसिल हुई। यूएसएसआर ने प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ आप समिट मीटिंग कर रहे हो, दूसरी तरफ आप जो है अपना स्पाई प्लेन हमारे ऊपर से उड़ा रहे हो। और चूंकि पायलट कैप्चर हो गए, मॉस्को पहुंच गया था, तो उनके पास तो सॉलिड एविडेंस था कि आप कर क्या रहे हो। तो यूएसए ने क्या बोला कि नहीं, ये जो फ्लाइट थी ये अनऑथराइज्ड थी। अब सबको मालूम है कि ये ऑथराइज्ड और अनऑथराइज्ड के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अब आप पूछेंगे कि ये स्टोरी मैंने आपको क्यों सुनाई। मैंने आपको ये स्टोरी इसलिए सुनाई कि पहली बात तो 1 मई 1960 और इंसिडेंट के बाद जो कोल्ड वॉर की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ गई थी। डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस जो होते थे यूएसए और फॉर्मर यूएसएसआर के बीच में, वो जो गर्म जोशी थी ना वो खत्म होगी। और उसके बाद तो ऑफ कोर्स कोल्ड वॉर तो पूरा ही शुरू हो गया। अभी जो लेटेस्ट जो इंसिडेंट हुआ है, यूएसए ने एक चाइनीज स्पाई बैलून को 4 फरवरी को F-22 की हेल्प से, ये एक्चुअली अटलांटिक के ऊपर था, साउथ एरिजोना जो कोस्ट है उसके ऊपर था, ये अटलांटिक ओशन के ऊपर था एक्चुअली जब ये शॉट डाउन किया गया। तो इसको उन्होंने शॉट डाउन किया। ये बैलून था, स्पाई बैलून वो कह रहे हैं, चाइना का तो वर्जन कुछ और ही है। और उसके बाद उसके जो पूरे जो इक्विपमेंट थे और एक एक चीज उन्होंने रिकवर की। लेकिन उसको शूट डाउन होने से पहले उन्होंने मालूम है क्या किया, उन्होंने इस स्पाई बैलून की पूरी जो एक एक जो इंट्रिकेसी है, कैसा है, कहां है, किस एल्टीट्यूड पे उड़ रहा है, उसके लिए उन्होंने U-2 उड़ाया, जो स्पाई प्लेन 1960 में वो यूज कर रहे थे, जो कि फॉर्मर यूएसएसआर के ऊपर शॉट डाउन हुआ था। सेम प्लेन यूएसए ने दोबारा यूज किया इस स्पाई बैलून की इंट्रिकेसीज को समझने के लिए। एंड उसके बाद F-22 ने उसको उड़ा दिया। उन्होंने पूरा उसका जो मटेरियल है वो पूरा रिकवर कर लिया यूएसए ने। और जैसा कि 1960 में हुआ था कि समिट कैंसिल हुई थी, अभी आप देखें तो इसके कॉन्सिक्वेंस में पहले क्या हुआ। पहले यह हुआ कि एंथोनी ब्लिंकन चाइना जाने वाले थे, उन्होंने वो विजिट एज ए मार्क ऑफ प्रोटेस्ट उन्होंने वो विजिट पोस्टपोन की। तो अब इस मामले का आफ्टरऑल ये इतना लंबा चौड़ा जो आप देखें ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, यूएसए के न्यूज़पेपर्स में, और ऑफ कोर्स चाइना तो इसको डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहा है, बट आफ्टरऑल इतना शोर क्यों मचा हुआ है। वाशिंगटन पोस्ट ने तो एक्चुअली एक आर्टिकल ही निकाला और उन्होंने कहा कि ये जो पूरा इंसिडेंट है ये 1960 में जो इंसिडेंट है उससे ये कोरिलेटेड है। दे फाउंड आउट दैट कोरिलेशन के उस जमाने में ऐसे हुआ था तो अभी ऐसे हुआ है। और ये एक्चुअली कोल्ड वॉर की शुरुआत, वो हिंट नहीं दे रहे हैं, ये मेरे वर्ड्स हैं, बट द फैक्ट रिमेन्स कि जब इस तरह के सस्पिशन आ जाते हैं तो ये जो सस्पिशन है कोल्ड वॉर की तरफ इशारा करते हैं। और चाइना और यूएसए के बीच में मुझे नहीं लगता कि अब कोल्ड वॉर बहुत दूर है, थोड़ी इंटेंसिटी कम है, बट इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड और इसके कॉन्सिक्वेंसेज है पूरी दुनिया के लिए। तो चाइना ने क्या कहा, चाइना ने कहा ये तो एक नॉर्मल वेदर फोरकास्टिंग बैलून था, चूंकि वो हवा के सहारे चलता है इसलिए ड्रिफ्ट होके वो अटलांटिक के ऊपर चला गया। और चूंकि हवा पे तो किसी का कंट्रोल नहीं है, तो थोड़ा जो यूएसए की जो एरिजोना कोस्ट उस तरफ जो उनकी प्रोबेबली स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके यूपर से ये उड़ता हुआ और अल्टीमेटली आके अटलांटिक के ऊपर ये सेटल डाउन हो गया। बाकी इसका और कोई पर्पज नहीं है। लेकिन जहां तक यूएसए की बात है तो यूएसए कहता है कि नहीं, ये तो सर्विलियंस तो खैर है ही, देयर इज नो डिनायल ऑफ दिस फैक्ट कि ये एक सर्विलियंस बैलून था और इसका जो साइज है और जो इक्विपमेंट इसके साथ लगे हुए हैं, तो उससे क्लियर कट ये इंडिकेशन मिलता है
कि ये बेसिकली एक स्पाई बैलून था, सर्विलियंस के सारा सामान इसमें था, और ऑब्वियसली काफी डाटा तो एक्चुअली उसने चाइना को भी हो सकता है ट्रांसमिट किया हो, और एकदम मतलब सस्पिशियस इशू ये बन के रह गया। और साथ में जब उन्होंने सीआईए ने और बाकी जो उनकी एजेंसीज हैं उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, तो उन्होंने पाया कि चाइना ने कम से कम तो 40 कंट्रीज ऐसे हैं जिसके ऊपर ये स्पाई बैलून उन्होंने उड़ाया है। अब वो कंट्रीज ऑब्वियसली किसी को या तो पता ही नहीं चला होगा, क्योंकि यूएसए को भी पता चलने में कम से कम भी तो 5 या 6 दिन का टाइम लगा, देन दे कुड फाइंड आउट कि ये एक स्पाई बैलून है। बट आई थिंक 5 to 6 days इट वाज डिप्लॉयड, और जो जो डाटा उसने कलेक्ट किया होगा और हो सकता है फिर ट्रांसमिट भी किया हो। एक दूसरा बैलून एक्चुअली लैटिन अमेरिका के ऊपर भी देखा गया, और अब इसमें क्या हुआ कि जो ब्राजील और अर्जेंटीना है उन्होंने डाउन प्ले कर दिया। सिग्निफिकेंट समझते भी तो क्या कर लेते, चाइना के साथ उनके अच्छे खासे रिलेशंस हैं ऑब्वियसली, तो वो बेसिकली उनको चुप रहने में ही भलाई लगती है। और इन एनी केस चाइना उनका एडवर्सरी तो है नहीं, चाइना उनको लोन भी देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करता है, वट एवर में बी द रिलेशनशिप। बट एज फार एज यूएसए इज कंसर्न, अब यूएसए ने तो बिल्कुल एक क्लियर स्टैंड ली कि ये सर्विलियंस के लिए था, डेंजरस था, स्पाई बैलून था, और हमने इसको उड़ाना ही था, और उन्होंने इसको उड़ा दिया। अब यहां पे एक चीज जानने की कोशिश करते हैं कि आफ्टर ऑल जो स्पाई बैलून होता है ये कैसा होता है, और इसमें क्या क्या एक्चुअली फैसिलिटी अवेलेबल हो सकती है। So this is what exactly it is. It is supposed to be high altitude surveillance balloon. अब इसमें जो हीलियम गैस है ऑब्वियसली वो हल्की होती है, यहाँ पे ये सोलर पैनल हैं जो पावर प्रोवाइड करते हैं, तो इसका मतलब इसकी लाइफ अच्छी खासी हो सकती है। यानी कि शॉट डाउन होने से भी 5-6 दिन पहले तो ये उड़ ही चुका था, और ये कंटिन्यूस रहने वाला था। मींस जब पावर ही मिल रही है तो फिर प्रॉब्लम क्या है इक्विपमेंट मिल जाने के लिए। इक्विपमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, कैमरा, रडार, सेंसर एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ये सब हो सकते हैं इसके साथ। ऑफ कोर्स ये जो स्पेसिफिक स्पाई बैलून पकड़ा गया, तो इसका तो अब यूएसए वाले ही बताएंगे कि क्या क्या इसमें से उन्होंने निकाला है और क्या क्या डाटा एक्चुअली उन्होंने रिकवर किया है। अब आप देखिए सर्विलेंस बैलून जो है बहुत हाइट पे एक्चुअली ऑपरेट करते हैं, 37 किलोमीटर, 24 किलोमीटर से लेकर 37 किलोमीटर, और फाइटर एयरक्राफ्ट कहां करता है 20 किलोमीटर पे ऑपरेट, तो और जो कॉमर्शियल एयरलाइन है 12 किलोमीटर। अब जो सबसे बड़ा जो सिचुएशन सामने आ रही है कि जब ये काफी ऊपर उड़ेगा, यानी 37 किलोमीटर पे होगा, तो ये कितना एरिया कवर कर सकता है। और कई लोगों का सवाल ये है कि अरे चाइना के पास तो इतने सैटेलाइट है, उसको स्पाई बैलून यूज करने की क्या जरूरत है। जो सिंपल आंसर है कि जब आप स्पाई सैटेलाइट यूज करते हैं तो वो तो रोटेशन में रहेगा, रोटेशन में रहेगा तो किसी पर्टिकुलर जगह पे आपको फिर वो जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट है वो यूज करना पड़ेगा। मतलब ऑप्शंस तो हैं, मगर ये एक्चुअली बहुत ही इजी एंड कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है। और खास बात यह है कि चूंकि साइज इसका कम होता है तो ये डिटेक्ट भी नहीं होता, जनरली डिटेक्ट नहीं होता, और शायद ये ही रीजन है जिसकी वजह से यूएसए को इतना टाइम लगा इसको डिटेक्ट करने में। 5 या 6 दिन का तो डाटा डेफिनेटली उसने कलेक्ट कर लिया था, इससे पहले उनको पता चला, और बाद में ऑफ कोर्स उन्होंने उसको शॉट डाउन किया। कोल्ड वॉर की शुरुआत लगभग कुछ ऐसे ही होती है, ये शुरू होने जा रहा है, देयर शुड नॉट बी एनी डिनायल ऑफ दिस फैक्ट। तो चाइना ने डाउन प्ले किया, लेकिन साथ में एक्चुअली उन्होंने इनडायरेक्टली पूरी दुनिया को क्या दिखाया कि हमारे पास वो कैपेबिलिटी है कि हम स्पाई बैलून इस पर्टिकुलर आल्टीट्यूड पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं और यूएसए के ऊपर डिप्लॉयड कर सकते हैं। नो डाउट जो स्पाई बैलून है उसको विंड का सपोर्ट लगेगा, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन उसके लिए आप फिर वेदर को या फिर जो विंड की डायरेक्शन है उसको आप चेक करेंगे, उसके लिए फिर आप रिसर्च करेंगे। इनफैक्ट चाइना तो कहना यही है कि हम तो एक रिसर्च बैलून था ये, तो ये सब एक्चुअली वो पहले ही कर चुके हैं, और फिर उसके बाद उन्होंने इसको लॉन्च किया और फिर पता चला कि ये कहां कहां जा सकता है। पूरी दुनिया को उन्होंने दिखा दिया कि हमारे पास ये कैपेबिलिटी है। साथ में यूएसए को भी एक्चुअली उन्होंने दिखा दिया कि हमारे पास ये कैपेबिलिटी है, सो बी केयरफुल।
बैलून का यूज स्पाइंग के लिए कोई पहली बार तो हो नहीं रहा। इनफैक्ट अगर आप देखो पाकिस्तान इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पंजाब में जो बैलून्स हैं वो आते रहते हैं वेपन ड्रॉप करने के लिए या एक्सप्लोसिव ड्रॉप करने के लिए। और पाकिस्तान से इंडिया में तो आना बहुत ही आसान है। कैसे आसान है? क्योंकि जो विंड की डायरेक्शन है वो वेस्ट टू ईस्ट है। क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन लोगों का यही हुआ है, इसका मतलब इंडिया भी वल्नरेबल है। बिल्कुल है, लेकिन चाइना की तरफ से डायरेक्ट नहीं, क्योंकि जो विंड की डायरेक्शन है वो फेवरेबल नहीं। हाँ, चाइना ये काम जरूर कर सकता है कि पाकिस्तान के थ्रू वो लॉन्च कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी आप डिनाई नहीं कर सकते। जनवरी के फर्स्ट वीक में एक्चुअली अंडमान निकोबार के ऊपर एक वाइट स्पॉट देखा गया था। बहुत ऑथेंटिक रिपोर्ट ये नहीं है। पॉलिटिशियंस तो आपको पता ही है, वो तो जंप करेंगे ही कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, डिफेंस फोर्सेस क्या कर रही हैं, मगर ऐसी कोई वो ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं है। हाँ, ट्विटर पे जरूर कुछ लोगों ने इसको मेंशन किया है कि हाँ कुछ टाइम तक वो था, बट किसी ने बहुत कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं दिया। तो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा कि जो चाइनीज स्पाई बैलून है इट वाज इक्विप्ड विद एन एंटीना meant to pinpoint the locations of communication devices and was capable of intercepting calls made on those devices, according to declassified intelligence released by the State Department. तो अभी तो उन्होंने पूरा रिकवर कर लिया। एक्चुअली यूएसए ने भी एक्चुअली सारी दुनिया को ये बता दिया कि यस हमारे पास वो कैपेबिलिटी है और अब हम पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। तो वी विल बी एबल टू मेक आउट के आफ्टर ऑल इसका पर्पज क्या था। और ऑफ कोर्स यूएसए ने ये तो कहा ही कि एज फार चाइना इज कंसर्न उसके पास तो स्पाई बैलून्स की एक पूरा फ्लीट है जिसको वर्ल्ड ओवर वो डिप्लॉय करते हैं, और उसमें ऑब्वियसली फिर इंडिया का नाम भी आया। अब इसके अलावा जो स्पाई बैलून है वो क्या कर सकता है? अब ये जो जेफ डॉर्निक है, ये इट इज सपोज टू बी रिलायबल ट्विटर हैंडल, तो इसने कहा कि because Chinese are very very deceptive as far as the technology is concerned. They have got a lot of technology and they are very deceptive. They generally don't disclose. But what he has written, and I have got reasons to believe that this is a possibility कि जो Chinese spy balloon है is it a dry run for future electromagnetic pulse attack. अब अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वो लॉन्च कर सकता है तो इसका मतलब जो आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो पूरा चाइना ब्लॉक कर सकता है। ये एक्चुअली अपने आप में एक डेंजरस प्रेसिडेंस हो सकती है। ऐसे भी इंसिडेंट हैं एक्चुअली कि जहां पे लोगों ने ये सस्पिशन किया है कि चाइना ने यूएसए के एक एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से अटैक किया था। मतलब आप इसको समझें तो ये एक साइबर अटैक का पार्ट हो सकता है। तो स्पाई बैलून एक्चुअली अगर आप देखें तो अपने खुद के कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जा सकता है, दूसरे के कम्युनिकेशन को ब्लॉक करने के लिए किया जा सकता है, सर्विलियंस के लिए यूज किया जा सकता है, साइबर सिक्योरिटी, साइबर अटैक, बहुत सारे ऐसे यूज हैं जो एक्चुअली स्पाई बैलून के थ्रू हो सकते हैं। अब जहां तक चाइना की बात है, चाइना ने तो बहुत डाउन प्ले किया कि नहीं ये तो इट वाज एक्सीडेंट। सब एक्सीडेंट ही होते हैं, इस तरह के जितने भी होते हैं इंसिडेंट आपको सब वो एक्सीडेंट्स ही मिलेंगे, लेकिन सबको पता होता है कि उनका एक्चुअली पर्पज क्या है। अब इंडिया के पास क्या कैपेबिलिटी है? इंडिया के पास ऑनेस्टली बहुत कोई सिग्निफिकेंट कैपेबिलिटी स्पाई बैलून लॉन्च करने की नहीं है। हम लोग इंडिया बेसिकली सैटेलाइट के ऊपर डिपेंड करता है, एवैक्स हैं उनके लिए, उनके थ्रू वो इंटेलिजेंस कलेक्ट करने की कोशिश करता है। बट एज ए प्रिवेंटिव मेजर it is a time that India should also get wise. But I thought you must be aware, you must be made aware of this spy balloon incident because इंडिया एक प्रोबेबल टारगेट है चाइना के लिए। ऑफ कोर्स उसको पाकिस्तान के थ्रू लॉन्च करना पड़ेगा, तो पाकिस्तान इन एनी केस इज आयरन क्लैड ब्रदर। अब वो जो ब्रदरहुड है, अब वो कितना टेंशन झेल पाएगा पाकिस्तान की इस कोशिश का कि वो यूएसए के क्लोज आए, दैट इज वी हैव टू सी इन फ्यूचर। बट यस, इंडिया हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल, स्पेशली वो जो पार्ट मैंने आपसे बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वाला,
that can be very, very dangerous if at all that possibility is there. Science has got lot of probability, lot of possibilities. Thank you so much. I will see you in next video.